क्या आपको बार बार छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है और नाक बंद हो जाता है? यदि आपको ऐसा बार बार हो रहा है तो आप एक एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र सोनी। मैं आरएसवी ईएनटी हॉस्पिटल जोधपुर में एक ईएनटी कंसल्टेंट हूं। आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन एक गंभीर बीमारी जिसे एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसकी जागरूकता के अभाव में लोग सालों साल इससे पीड़ित होते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस से पीड़ित होते हैं और इसका इलाज नहीं कराते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस में पेशेंट को अचानक से 30 से 40 छींकें आने लगती हैं, उसके नाक से पानी आने लगता है, आँख से पानी आने लगता है और नाक बंद हो जाता है, उसके सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? एलर्जेंस के कांटेक्ट में आने की वजह से पेशेंट को ये सब सिम्टम्स आते हैं। एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं। कॉमनली घर की धूल मिट्टी, घर में पालतू बिल्ली, कुत्ते, इनके बाल, खुशबू वाला परफ्यूम या साबुन, वातावरण में होने वाले फैलने वाले पोलन्स, इनमें से किसी भी चीज़ से पेशेंट एलर्जिक हो सकता है। और जैसे ही वो इनके कांटेक्ट में आता है तो नाक की जो म्यूकोसा होती है उसके कांटेक्ट में आने से उस म्यूकोसा में एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और उसको ये सब सिम्टम्स आते हैं। उसको बार बार छींकें आती हैं, उसको नाक से पानी आने लगता है, आँख से पानी आने लगता है, नाक बंद हो जाता है और सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ये गंभीर इसलिए है क्योंकि ये पेशेंट के पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही पार्ट को बहुत डिस्टर्ब करती है। पेशेंट कहीं काम कर रहा होता है और अचानक से उसको एलर्जिन कांटेक्ट में आता है और उसके सिम्टम चालू हो जाते हैं, तो वो अपने काम में मन नहीं लगा पाता है, उसके वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं, जिससे उसको फाइनेंशियल लॉस भी होता है। लंबे समय तक एलर्जिक राइनाइटिस रहने से आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे अस्थमा। एलर्जी वाले 50 to 60% पेशेंट्स के अंदर अस्थमा भी बहुत कॉमन होता है, लेकिन पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उनको अस्थमा भी डेवलप हो चुका है। अस्थमा चेस्ट की एलर्जी को कहते हैं, जिसमें उसको सांस में दिक्कत होने लगती है। अगर हमने उसको ट्रीट नहीं करा, एलर्जी राइनाइटिस को ट्रीट नहीं करा है, तो आपको अस्थमा डेवलप होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेकेंड नंबर पर आता है क्रॉनिक साइनोसाइटिस। हमारे चेहरे में हवा से भरे हुए चैम्बर्स होते हैं, जिन्हें हम साइनसेस कहते हैं। तो जब नाक से हवा जाती है तो साइनसेस में आती है और साइनसेस से बाहर निकलती है एक रास्ते के द्वारा, जिसे साइनस ऑस्टिया कहते हैं। तो लंबे समय तक एलर्जिक राइनाइटिस होने से वो ऑस्टिया बंद हो जाते हैं और उन साइनसेस में हवा की जगह इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाता है और वो क्रॉनिक साइनोसाइटिस में बदल जाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास नेजल पॉलिपोसिस, कि लॉन्ग टर्म एलर्जिक राइनाइटिस रहने से नाक की जो म्यूकोसा है वहाँ से पॉलिप बन जाते हैं, मांस बन जाता है और वो नाक को, साइनसेस को, फ्रंटल, नेक्सिलरी, सारे साइनसेस को इन्वॉल्व कर लेता है, जिसके कारण मरीज का नाक हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसके लिए कभी कभी हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। बच्चों में यदि एलर्जिक है तो उनकी एडिनोइड की साइज बढ़ जाती है, जिसे एडिनोइड हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इसकी वजह से उसके नाक लगातार बहना, खराटे लेना, बार बार कान में दर्द होना, मुंह खोल के सांस लेना, ये सब सिम्टम्स आते हैं। इसके लिए भी कभी कभी हमें सर्जरी करनी पड़ जाती है। यदि आपको ये एलर्जी पूरे साल रहती है, यानी आपको इन चीज़ों से एलर्जी है जो पूरे साल अवेलेबल है आपके आसपास, जैसे कि घर की धूल मिट्टी, कुत्ते बिल्ली का घर में रहना, तो हम इसे पेरेनियल एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, यानी पूरे साल रहने वाला। लेकिन यदि आपको एलर्जी कुछ सीजनल चीज़ों से है, जैसे कि गर्मी और सर्दियों में होने वाली पॉलन से, तो आपको सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस रहती है, यानी कि आप कुछ कुछ महीनों में ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब डायग्नोसिस में अगर हम बात करें तो टिपिकल सिम्टम्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, अगर आपको वो टिपिकल सिम्टम्स हैं कि किसी चीज़ के कांटेक्ट में आने से आपको ये सब सिम्टम्स हो जाते हैं, तो हम इजीली क्लिनिकल डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, जैसे कि सीरम आईजी लेवल। एलर्जी राइनाइटिस के पेशेंट्स में आईजी लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। ब्लड के अंदर इओसिनोफिल काउंट्स बढ़े हुए मिलते हैं।
और किस चीज़ से एलर्जी है इसको पता लगाने के लिए स्किन प्रिक टेस्ट होता है, जिसमें हम कुछ कॉमन एलर्जेंस को स्किन के कांटेक्ट में लाते हैं और उससे हमें पता लगता है कि आपको किस किस चीज़ से एलर्जी है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट का ऑप्शन आता है वो है इसके बारे में जानकारी होना। अगर आपको ये पता है कि आपको इन चीज़ों से एलर्जी है तो आप उनसे बच के रह सकते हैं। अगर आप इनसे बच के रहेंगे तो आपको सिम्टम्स भी कम आएंगे और हमें दवाइयाँ भी कम लेनी पड़ेगी। ये एक तरीके से डायबिटीज और हाइपरटेंशन के बराबर की ही बीमारी है, क्योंकि हम इसको आपकी बॉडी से पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जागरूक रह के कुछ चीज़ों को अवॉइड करके और कुछ मेडिसिन लेकर इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो और आप अपना जीवन सामान्य तरीके से जी सकें। अगर दवाइयों की हम बात करें तो कुछ एंटी हिस्टामिनिक्स, कुछ मास्ट सेल स्टेबलाइजर हमें लंबे समय तक देने पड़ते हैं। जो सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट और सबसे कम कॉम्प्लिकेशन वाला, साइड इफेक्ट वाला ट्रीटमेंट होता है वो होता है इंट्रानीजल स्टेरॉइड्स, यानी स्प्रे होते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, बट वो हम लोकली अप्लाई करते हैं, हम उसको नाक में अप्लाई करते हैं, जिससे आपके सिम्टम्स काफ़ी कंट्रोल रहते हैं। ये क्योंकि नाक में ही यूज़ किए जा रहे हैं तो इनका पूरी बॉडी में इतना असर नहीं रहता है, तो हम इनको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। कुछ पेशेंट जब हमारे पास आते हैं हम इनको ये दवाइयाँ देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं और वो 5-7 दिन में उनके सिम्टम रिलीव हो जाते हैं और वो दवाइयाँ तुरंत बंद कर देते हैं। जैसे ही वो दवाइयाँ बंद करेंगे और एलर्जी के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उनको वापस से वही सिम्टम्स आ जाएंगे। तो इन दवाइयों को तुरंत बंद नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही धीरे धीरे उसको बंद करना है। इनको हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रीटमेंट में जो एक ऑप्शन काफ़ी कारगर साबित होता है वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में पहले हम स्किन प्रिक टेस्ट करके एलर्जेंस का पता लगाते हैं कि पेशेंट किन किन चीज़ों से एलर्जिक है। उसके बाद उन एलर्जेंस का लो डोज देकर धीरे धीरे बढ़ाकर पेशेंट को उस एलर्जन के लिए डिसेंसिटाइज कर देते हैं, जिससे जब भी पेशेंट एलर्जन के कांटेक्ट में आएगा तो उनके सिम्टम्स कम होंगे और उनको दवाइयाँ और स्टेरॉइड्स भी कम देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में जानकारी लेकर, कुछ जागरूकता लेकर, कुछ बचाव करके, कुछ मेडिसिन और इनहेल्ड स्टेरॉइड्स लेकर, इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स लेकर हम इसके सिम्टम्स को काफ़ी कम कर सकते हैं और हमारी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए एक उपयोगी साबित होगा। थैंक यू।